मैं विजय लाल साहा, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण के वर्ग सप्तम और पाठ है क्रिया, इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप आइए, क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, खाना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। अब आइए क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला, कुछ क्रियाएं की जाती है। दूसरा, कुछ क्रियाएं स्वयं होती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यह क्रिया हम करते हैं। तो यहाँ हम क्रिया कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है, नदी में पानी बह रहा है, तो यह क्रिया स्वयं हो रही है। अर्थात इसी तरह से कुछ क्रिया करना पड़ता है और कुछ क्रिया स्वयं होती है। जैसे हवा बहती है, सूरज उदय होता है, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो स्वयं हो रही। हालांकि इसे हम कह सकते हैं यह प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन हम मनुष्य की ओर से हम कहते हैं कि वह स्वयं हो रही है। अब आइए दूसरा, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे माली फूल तोड़ता है, तो यहाँ देखिए माली पुल्लिंग है और एक वचन है, तो इसके अनुसार माली फूल तोड़ता है। और दूसरे वाक्य में देखिए, चूहियाँ चू चू करती है, ये चूहियाँ स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। इसी के आधार पर यह चूहियाँ चू चू करती है। हाँ, तो ये चूहियाँ स्त्रीलिंग और बहुवचन है। तीसरा, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया क्रम के अनुसार होती है। जैसे राधा ने गाना गाया, यह गाना क्या है? पुल्लिंग है और वह एक वचन है। दूसरे वाक्य में देखिए, राम ने रोटियां खाई, यह रोटियां क्या है? स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, इसलिए उसके साथ रोटियां खाई। तो यह क्रम के अनुसार यह जो है स्पष्ट हो जाता है। अब आई चौथा, क्रिया विकारी होती है। अर्थात कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार इसके रूप बदलते हैं। पांचवा है जो है क्रियापद बहुवचन क्रिया के लिए ही निर्धारित है, परंतु बड़े सम्मानित कर्ता के साथ आदर सूचक रूप में भी हैं का प्रयोग किया जाता है। अब आइए धातु किसे कहते हैं? यह धातु की परिभाषा क्या है? क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनते हैं। अब जैसे
पढ़ना का धातु होगा पढ़, लिखना का धातु होगा लिख, रोना का धातु होगा रो। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं क्रिया शब्द, उसका जो है एक मूल शब्द होता है और उसमें ना प्रत्यय जोड़ देने से वह क्रिया बन जाता है। जैसे पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, जा से जाना। अब आइए धातु के भेद। धातु के 4 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है। पहला सामान्य धातु, दूसरा व्युत्पन्न धातु, तीसरा नाम धातु और चौथा मिश्र धातु। अब आइए कि सामान्य धातु किसे कहते हैं। सामान्य धातु मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है उसे ही सामान्य धातु कहा जाता है। जैसे पढ़, इसमें ना जोड़ देने से पढ़ना, लिख, इसमें ना जोड़ देने से लिखना, और जा में ना जोड़ देने से जाना। अर्थात ये पढ़ना, लिखना, जाना, ये सभी धातु, ये सामान्य धातु है। अब आइए दूसरा व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहा जाता है। जैसे देना का दिलवाना, सोना का सुलवाना। अर्थात सामान्य धातु में वाना जोड़कर जो है व्युत्पन्न धातु बनाया जा सकता। अब आइए तीसरा नाम धातु। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं उन्हें ही नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, अपना से अपनापन आदि। अब आइए चौथा मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लगाना, लेना, होना, आना आदि जोड़कर बनाई जाती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे शर्म, तो शर्म से क्या हो जाएगा? शर्म आना। उसी प्रकार बुरा से बुरा होना आदि। अब आइए क्रिया के भेद। क्रिया को विभाजित करने के 2 आधार हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अब देखिए कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कशिश हंस रही है, इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। इसके अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे बच्चा रोता है, मोहन हंसता है आदि। अब आइए सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया वे वाक्य
जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुकानदार सामान बेच रहा है, इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया गया है। क्रिया का फल कर्ता के साथ कर्म पर भी पड़ता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। इसके अन्य उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे राम आम खाता है, मोहन स्कूल जाता है आदि। अब आइए सकर्मक क्रिया के भेद। देखो, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, वो इस प्रकार है। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म का उल्लेख किया गया हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, इस वाक्य में एक ही कर्म का बोध हो रहा है, अतः वे एक कर्मक क्रिया है। अब आइए दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सेब खिला रही है, इस वाक्य में दो कर्म का बोध हो रहा है, पहला बच्चे और दूसरा सेब, तो यहाँ दो कर्म का बोध हो रहा है, अतः ये द्विकर्मक क्रिया है। अब आइए दूसरा, पहला तो था कर्म के आधार पर, अब दूसरा देखिए रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर भी क्रिया के 6 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा कृदंत क्रिया। तो आइए सबसे पहले सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रमा सेब खाई, तो यह रमा सेब लाई, तो यहाँ देखिए कि यह सामान्य क्रिया है, इसमें एक ही क्रियापद का प्रयोग किया है। अब आइए दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी से कार्य करवाता है, उस क्रिया को ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से किताबें पढ़वाई। अब आइए दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद हैं। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी मोना को पढ़ाती हैं, यहाँ कर्ता दादी जी स्वयं भी कार्य में कर रही है और मोना को पढ़ाती है, तो यहाँ ये कर्ता और वह दूसरे से भी करवाते हैं और खुद भी करती। अब आइए दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
जैसे अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं। अब आइए तीसरा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कल अतिथि चले जाएंगे। इस वाक्य में दो क्रियाएं चले और जाएंगे मिलकर पूर्ण भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार एक से अधिक क्रिया के संयुक्त रूप प्रयुक्त होने के कारण यह संयुक्त क्रिया है। अब आइए चौथा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे नाम धातु क्रिया का निर्माण पहले संज्ञा शब्द से लेते हैं, जैसे रंग से रंगना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना। उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना। और देखिए विशेषण शब्दों से जैसे दोहरा से दोहराना। और चौथा अनुकरणवाची शब्दों से जैसे टन से टनटनाना, खटखट से खटखटाना, हिन से हिनाना। अब आइए पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जिसका पूरा होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते। जैसे मैं खाकर आया था। छठा, आई कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। हिंदी में कृदंत क्रिया 3 प्रकार की होती है। वे इस प्रकार हैं। पहला, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, जिसमें क्या जोड़ना है, पढ़ जोड़ ता। इसमें ता प्लस करने से यह वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया बन, जैसे पढ़ से पढ़ता, लिख से लिखता, जा से जाता, खा से खाता। उसी प्रकार दूसरा, भूतकालिक कृदंत क्रिया। इसमें क्या है, इसमें आ प्लस करना पड़ता है, जैसे दौड़ प्लस आ, दौरा। हाँ, उसके खा प्लस आ, खा। उसी प्रकार लिख प्लस आ, लिखा। अब आइए तीसरा, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। इसमें कर को जोड़ना है, जैसे दौड़ प्लस कर, दौड़ कर, पढ़ प्लस कर, पढ़ कर, थक प्लस कर, थक कर। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक। फिर हम अगली कक्षा में आप पर अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।